India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खाड़ी देशों में सीबीएसई मूल्यांकन नीति पर नोटिस जारी, कम अंकों से उच्च शिक्षा अवसर प्रभावित होने का दावा। 6 खाड़ी देशों के 30 छात्रों ने याचिका दायर की। मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आय निर्धारण के नए मानदंड तय किए। कहा, वेतनभोगियों के लिए अंतिम आईटीआर को आधार माना जाएगा। स्वरोजगार वालों के 3 वर्षों का औसत आईटीआर मान्य। सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना गायत्री मंत्र 5 को चुनौती देने वाली याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रद्द की। कहा, छात्रों को प्रार्थना के लिए मजबूर करने का प्रमाण नहीं। सरकारी आदेश में परिपत्र में किसी प्रकार का निवारण निर्देश नहीं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने डल झील पीआईएल पर रिपोर्ट मांगी। डल झील मामला पिछले 24 वर्षों से है लंबित। न्याय मित्र को तथ्यात्मक रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपनी है। अदालत ने झील सुधार आदेशों की प्रगति पर जानकारी मांगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मिडिल ईस्ट में सीबीएसई स्कूलों से संबंधित मामले पर सुनवाई की है। यह मामला 8 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ के समक्ष आया। याचिका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन के सीबीएसई से संबंध स्कूलों में पढ़ने वाले 30 कक्षा 12 के छात्रों ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने सीबीएसई की 27 मार्च 2026 की उस विशेष मूल्यांकन नीति को चुनौती दी है, जिसके तहत भू राजनीतिक तनाव के कारण बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद छात्रों का मूल्यांकन त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंकों के आधार पर किया गया। छात्रों का कहना है कि इस मूल्यांकन प्रणाली के कारण उन्हें अपेक्षा से काफी कम अंक मिले हैं। इससे कई छात्र जेईई मेन उत्तीर्ण होने के बावजूद डीएएसए और सीआईडब्ल्यूजी प्रवेश योजनाओं के लिए आवश्यक 75% अंकों की पात्रता से वंचित हो गए। कुछ छात्रों को फेल या कंपार्टमेंट श्रेणी में भी रखा गया, जबकि उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड लगातार अच्छा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और याचिका की प्रति भारत के सॉलिसिटर जनरल को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने अभी मामले के गुण दोष पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है और मामला विचाराधीन है। यह मामला असाधारण परिस्थितियों में अपनाई गई शैक्षणिक मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता और उससे छात्रों के उच्च शिक्षा एवं प्रवेश अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी आयात अमीन। आयात, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लास 12 के गल्फ रीजन के सीबीएसई स्टूडेंट की पिटीशन पर सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। ये पिटीशन उन 30 स्टूडेंट्स की तरफ से दाखिल की गई है जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 से 2026 सेशन में गल्फ रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण कैंसिल कर दिए गए थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि सीबीएसई ने उनके फाइनल बोर्ड मार्क्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर कैलकुलेट किए, जिससे उन्हें एक्सपेक्टेड से काफ़ी कम मार्क्स मिले। इसका सीधा असर उनके हायर एजुकेशन एडमिशन्स पर पड़ा है। कई स्टूडेंट डीएसए और सीआईडब्ल्यूजी एडमिशन स्कीम्स के लिए 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए, जबकि कुछ स्टूडेंट जी मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। इस मामले को सुनते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सीबीएसई और अन्य रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू किया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी मैटर में असिस्ट करने के लिए पिटीशन की कॉपी सर्व करने का निर्देश दिया है। फिलहाल कोर्ट ने
किसी असेसमेंट फॉर्मूला पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या सीबीएसई की असेसमेंट पॉलिसी स्टूडेंट्स के साथ न्याय और समानता को सिद्धांतों के रूप अनुरूप थी। धन्यवाद आयात आपका जानकारी देने के लिए। मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में मृतक या घायल व्यक्ति की वार्षिक आय के आकलन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने वेतन भोगी कर्मचारियों और स्वरोजगार अथवा व्यवसाय आने वाले व्यक्तियों के लिए आय निर्धारित करने के अलग अलग मानदंड तय किए हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोइगमेई कापम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामलों में सामान्यता दुर्घटना से पहले के अंतिम आकलन वर्ष के आयकर रिटर्न को आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं स्वरोजगार या व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के मामलों में सामान्यता पिछले 3 सालों के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई औसत आय को आधार माना जाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न ये था कि जिन मामलों में मृतक की आय का रिटर्न उपलब्ध है उनमें उसकी वार्षिक आय का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन भोगी और स्वरोजगार व्यक्तियों की आय की प्रकृति अलग होती है, इसलिए दोनों के लिए एक ही तरीका अपनाना उचित नहीं होगा। अदालत ने इस मामले में न्यायालय मित्र नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता JR मिधा और अधिवक्ता सलिल पॉल के सुझावों को स्वीकार किया, जिन्होंने दोनों वर्गों के लिए अलग अलग मूल्यांकन पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी। पीठ ने कहा वेतनभोगी कर्मचारियों के नवीनतम आयकर रिटर्न में पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा दुर्घटना से ठीक पहले प्राप्त हो रही आय का सबसे सटीक विवरण मिलता है। इसलिए सामान्यतः अंतिम आकलन वर्ष का आयकर रिटर्न ही आय निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि किसी कर्मचारी को दुर्घटना से पहले पदोन्नति मिली लेकिन उसका प्रभाव आयकर रिटर्न में दर्ज न हुआ हो तो संबंधित न्यायाधिकरण पदोन्नति पत्र तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों पर भी विचार कर सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यही तरीका स्वरोजगार या व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी आय बाजार की परिस्थितियों, व्यापार चक्र और निवेश के स्वरूप के कारण वर्ष दर वर्ष बदलती रहती है। ऐसे मामलों में पिछले 3 सालों के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई आय का औसत आधार माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि केवल 1 या 2 आयकर रिटर्न उपलब्ध हो तो न्यायाधिकरण को अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। उनमें व्यवसाय का स्वरूप, उसका भौगोलिक क्षेत्र और श्रेणी, व्यवसाय का विकास दर, मृत्यु का व्यवसाय पर प्रभाव, भविष्य में व्यवसाय की वृद्धि की संभावना, शुरुआती वर्षों में होने वाला संभावित घाटा तथा व्यवसाय से जुड़े अन्य सभी प्रासंगिक कारक शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई पक्ष व्हाट्सएप पर मध्यस्थता अवार्ड की प्राप्ति स्वीकार कर ले और उसके क्रियान्वयन में हिस्सा भी ले तो वह बाद में केवल यह कहकर अवार्ड को चुनौती नहीं दे सकता कि उसे हस्ताक्षरित प्रति नहीं मिली। न्यायालय ने मावंडिया परिवार के संपत्ति विवाद में विनय मावंडिया की धारा 34 के तहत दायर याचिका खारिज कर दी। विनय ने 13 नवंबर 2021 के अंतरिम मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने की मांग की थी। उनके भाइयों विमल और विजय ने विरोध किया और कहा कि याचिका समय सीमा के बाद दायर हुई है। विनय का तर्क था कि उन्हें अवार्ड की हस्ताक्षरित प्रति नहीं मिली और जानकारी क्रियान्वयन शुरू होने पर मिली, लेकिन कोर्ट ने पाया कि अवार्ड परिवार के व्हाट्सएप समूह में साझा हुआ था और विनय ने तुरंत उसकी प्राप्ति स्वीकार की। इसके बाद अवार्ड लागू करने को लेकर उपहार, विलेख, हस्तांतरण दस्तावेज, बैंक एनओसी और सामान हटाने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विनय ने सक्रिय भाग लिया, शर्तें रखी और मसौदों में संशोधन सुझाए। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार दर्शाता है कि उन्होंने अवार्ड को स्वीकार कर लिया था। पारस्परिक सहमति से हुआ अवार्ड विशेष महत्व रखता है और धोखाधड़ी या दबाव के बिना केवल मन बदलने से उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। अदालत ने माना कि विनय को नवंबर 2021 में ही अवार्ड की जानकारी थी, इसलिए 2024 में दायर याचिका समय सीमा से परे है। इस आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और अन्य प्रार्थनाओं के पाठ से संबंधित राज्य सरकार के 12 जून के परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि यह याचिका समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि किसी छात्र के मौलिक अधिकारों का वास्तविक उल्लंघन हुआ है या किसी छात्र को इन प्रार्थनाओं के पाठ के लिए मजबूर किया जा रहा है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि परिपत्र को साधारण रूप से पढ़ने पर कहीं भी यह नहीं दिखाता कि छात्रों के लिए इन प्रार्थनाओं में भाग लेना अनिवार्य है।
या इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता अथवा अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हनन होता है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि यह परिपत्र संविधान के अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन नहीं करता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 28(1) केवल उन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है जो पूरी तरह राजनिधि से संचालित होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि नैतिक शिक्षा भी प्रतिबंधित है। अदालत ने कहा अनुच्छेद 28 में प्रयुक्त धार्मिक शिक्षा शब्द का सीमित अर्थ है। इसका आशय धार्मिक रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों और धार्मिक आचरण की शिक्षा से है, जिस पर पूर्णतः राजनिधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में रोक है। लेकिन यह प्रावधान संप्रदाय विशेष से असंबद्ध नैतिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं लगाता। नैतिक शिक्षा नागरिकता के विकास, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में वास्तव में किसी छात्र के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो याचिकाकर्ता कई याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत ने कहा यह रिट याचिका समय से पूर्व दायर की गई है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। हालांकि यदि भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है और इसके समर्थन में ठोस एवं प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध होती है तो याचिकाकर्ताओं को उचित याचिका के माध्यम से पुनः इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता रहेगी। यह याचिका छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शफीक अहमद ने दायर की थी। उन्होंने उस स्कूल शिक्षा विभाग के उस परिपत्र की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रातःकालीन सभा के दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र के पाठ का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परिपत्र में उन छात्रों के लिए कोई छूट का प्रावधान नहीं है जो इन प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेना चाहते। उनका कहना था कि एक धर्म विशेष से जुड़ी प्रार्थनाओं को शामिल कर अन्य धर्मों की प्रार्थनाओं को बाहर रखा गया है, जिससे राज्य की धार्मिक निष्पक्षता की संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन होता है। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इन मंत्रों और श्लोकों का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना नहीं बल्कि भारत की सभ्यतागत विरासत और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का परिचय कराना है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य छात्रों में अनुशासन, कृतज्ञता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामाजिक सद्भाव की भावना विकसित करना है। राज्य ने यह भी बताया कि परिपत्र लागू होने के बाद अब तक किसी छात्र, अभिभावक या शिक्षक की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल आशंकाओं के आधार पर अदालत का रुख किया है, किसी वास्तविक अधिकार उल्लंघन को प्रदर्शित नहीं किया गया, इसलिए इस स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। परिणाम स्वरूप अदालत ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन भविष्य में किसी वास्तविक संवैधानिक उल्लंघन के प्रमाण मिलने पर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। पुणे की स्पेशल सांसद विधायक कोच में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में जिरह के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्याकी सावरकर ने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से नहीं पता कि उनके दादा के भाई वीडी सावरकर को कुछ लोग माफी वीर या ब्रिटिश एजेंट क्यों कहते हैं। अधिवक्ता मिलिंद पवार के सवालों पर सत्याकी ने कहा कि यह विषय बहस का है, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्हें जानकारी नहीं है कि इतिहासकार ये टिप्पणियां ऐतिहासिक तथ्यों या फिर राजनीतिक मतभेदों के कारण करते हैं। सत्याकी ने माना कि सावरकर ने रत्नागिरी में रहने के दौरान ब्रिटिश सरकार से गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन कहा कि वह तत्कालीन नियमों के तहत था। गांधी, पटेल और शरद बोस को भी ऐसा भत्ता मिलता था। उन्होंने कहा कि अगर सावरकर ने समझौता किया होता तो 1946 में प्रधानमंत्री बना दिया जाता। ब्रिटिश एजेंट का आरोप निर्विवाद तथा तथ्य नहीं था, बल्कि विवादास्पद राय है। उन्होंने ये भी कहा कि सजा में राहत और दया याचिकाओं के आधार पर सावरकर की भूमिका को अन्य क्रांतिकारियों से अलग नहीं किया जा सकता। 1923 में कांग्रेस ने उनकी रिहाई का प्रस्ताव पारित किया था, इसकी भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 से लंबित डल झील के संरक्षण और पुनर्जीवन से संबंधित जनहित याचिका में अब तक हुई प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। यह मामला सैयद इकबाल ताहिर गिलानी बनाम जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित याचिका पिछले 24 वर्षों से लंबित है। इस दौरान डल झील की स्थिति सुधारने के लिए समय समय पर कई आदेश पारित किए गए हैं। इसलिए अदालत ने मामले की वर्तमान स्थिति पर एमिकस क्यूरी से एक संक्षिप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। 2 जुलाई को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका पिछले 24 सालों से न्यायालय में लंबित है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। डल झील की स्थिति सुधारने से संबंधित अनेक आदेश भी समय समय पर पारित किए गए हैं। खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता जेड.ए. शाह, जो इस मामले में एमिकस क्यूरी है, से 31 अगस्त तक एक संक्षिप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध किया है। अदालत ने कहा कि इस पूरे मुकदमे की समग्र तस्वीर समझने के लिए न्याय मित्र यह बताएं कि अब तक इस जनहित याचिका में क्या क्या कार्रवाई हुई है और मामले में आगे क्या किया जाना शेष है। वर्ष 2002 में सैयद इकबाल ताहिर गिलानी द्वारा दायर इस जनहित याचिका में श्रीनगर स्थित डल झील के संरक्षण, पुनर्स्थापन और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता जेड.ए. शाह अधिवक्ता आहरा सैयद के साथ उपस्थित हुए। संबंधित मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अल्ताफ नाइक अधिवक्ता जिया अहमद के साथ पेश हुए। वहीं एक आवेदक की ओर से अधिवक्ता इफ्रा मिलाद ने भी अदालत में पक्ष रखा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, भारत निर्वाचन आयोग और कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के कुछ वार्डों के लिए अलग से विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि जब भारत निर्वाचन आयोग पहले से ही पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, तब इन्हीं वार्डों के लिए समांतर प्रक्रिया चलाने की आवश्यकता क्यों है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके केवल 3 दिन बाद कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ जीबीए वार्डों के लिए अलग से एसआईआर का आदेश जारी कर दिया। इस प्रक्रिया में 18 अप्रैल 2026 को मतदाता सूची को आधार मानते हुए मात्र 5 हफ्ते का कार्यक्रम तय किया गया, जिसे 31 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना है। आयोग ने यह कदम स्थानीय राजनीतिक दलों से मिली शिकायतों के आधार पर उठाए। याचिका के अनुसार एक ही मतदाता वर्ग के लिए अलग अलग तिथियों और अलग अलग कार्यक्रमों के साथ 2 समांतर पुनरीक्षण प्रक्रियाएं चलने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। एक ही परिवार में दोनों एजेंसियों की अलग अलग फील्ड गतिविधियां चल रही हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति हो रही है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 Z(a) का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया कि यद्यपि यह प्रावधान स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को देता है, लेकिन उसे भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची से अलग स्वतंत्र पुनरीक्षण करने का अधिकार नहीं देता। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश मनमाना, बिना पर्याप्त कारणों वाला और जल्दबाजी में जारी किया गया है। इससे बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंटों की दोहरी तैनाती के कारण सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक व्यय हो रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा को एआई से तैयार किए गए डीप फेक और मॉफ्ड कंटेंट के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स, पब्लिसिटी राइट्स और नैतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए ऐसे निर्दिष्ट डीप फेक और एआई जनहित पोस्ट तथा सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। प्रीति जिंटा बनाम गूगल LLC एवं अन्य मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट के संबंध में स्वयं को केवल निष्क्रिय माध्यम बताकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अदालत ने माना कि किसी व्यक्ति की छवि, पहचान और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हुए तैयार किए गए एआई जनित डीप फेक और मॉफ्ड कंटेंट से व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए संबंधित प्लेटफॉर्मों को ऐसे चिन्हित कंटेंट को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। आइए अब इंडिया लीगल रैप रिपोर्टर से समझें कि चुनावी प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर क्या रोक है। क्या आप जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में किसी पॉलिटिशियन के साथ बच्चे की फोटो या वीडियो बनाना भी इलेक्शन कमीशन के रूल्स के खिलाफ हो सकता है। जुलाई 2026 में मद्रास हाईकोर्ट में एक PIL हियरिंग के दौरान
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट को बताया कि इलेक्शन कैंपेन्स में बच्चों का इस्तेमाल को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कमीशन ने ये भी कहा कि इसके लिए 5 फरवरी 2024 को ही डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। ECI के मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट बच्चों को रैलीज, रोड शोज, पद यात्रा, पोस्टर या पैम्पलेट बांटने, स्लोगन्स लगवाने, स्पीचेस, सॉन्ग्स या किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पब्लिसिटी के लिए किसी बच्चे को गोद में लेना, स्टेज या कैंपेन व्हीकल पर दिखाना या सोशल मीडिया कैंपेन में यूज करना भी मना है। हाँ, अगर कोई बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स या गार्डियन के साथ मौजूद है और कैंपेन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसे वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये गाइडलाइंस चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 2016 अमेंडमेंट और बॉम्बे हाई कोर्ट के 2014 के जजमेंट पर बेस्ड है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को इन रूल्स का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.